एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स की चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो हमने चैप्टर शुरू किया था ये उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखो हम ना ये देखेंगे कि जो सेक्टर्स थे ना उनका डिवीजन कैसे था। कि कुछ सेक्टर्स तो होते हैं देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पर क्या होता है जैसे आपके पापा अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो संडे को उन्हें छुट्टी मिलती है, पूरे महीना ख़त्म होने के बाद उन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, और बीमार होते हैं तो फिर उनकी हेल्थ केयर के लिए जो भी पैसे वगैरह लगते हैं वो भी उनकी कंपनी वगैरह उन्हें प्रोवाइड करा देती है। गवर्नमेंट जॉब में है तो पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठा लेती है। और कुछ लोग जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया, ठीक है, या किसी की मेड हो गई, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि भाई अगर वो छुट्टियां लेते हैं तो लोग उनके पैसे काट लेते हैं। और मान लीजिए कि आपकी मेड है वो बीमार पड़ गई तो उसके अस्पताल का खर्चा भी उसको ही उठाना है, उसके लिए उसको कोई मतलब मालिक जो भी होगा वो उसको पैसे नहीं देता है ना। और इसी तरह का सेक्टर जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। तो चलो हम इसको आगे समझते हैं पूरा। सो लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। तो कह रहे हैं कि चलो भाई एग्जामिन करते हैं एक दूसरे तरीके से क्लासीफाई करने का एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी में। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। तो ये दिखाता है कि लोग किस तरह से एम्प्लॉयड होते हैं, किस तरह से उनको नौकरी वोकरी मिली होती है, काम धंधे में लगे होते हैं। व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क। तो उनके काम करने की कंडीशंस कैसी होती हैं, मतलब किस परिस्थिति में वो काम कर पाते हैं। और आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड। और क्या कोई रूल्स या फिर रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट, है ना। अपनी नौकरी के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कोई रूल्स वगैरह भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ ना आपको एक स्टोरी दी हुई है कांता की। कांता वर्क करती है कहाँ पर भाई, ये देखो ये कांता की कहानी है। तो कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कांता जो है वो पूरा काम करती है। ठीक है, अपने ऑफिस को अटेंड करती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली। और लगातार उसको हर महीने जो होता है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या होता है उसको उसकी सैलरी मिल जाती है आराम से। इन एडिशन टू सैलरी के अलावा भी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है जैसा कि रूल गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोविडेंट फंड वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, और शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। तो उसको जो मेडिकल है और दूसरे अलाउंसेस हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो भी उसको मिल जाते हैं ना, भत्ते जिसे हम बोलते हैं अलग से। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को तो कांता जो ऑफिस नहीं जाती। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, क्योंकि देखो हर संडे छुट्टी मिल रही है लेकिन उस छुट्टी का पैसा नहीं कट रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है भाई, पेड हॉलीडे है। व्हेन शी ज्वाइंट वर्क, जब उसने काम को ज्वाइन किया था, शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था स्टेटिंग ऑल द टर्म्स। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या था कि भाई सारी टर्म्स सारी कंडीशंस काम करने की लिखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी दी है हमें, कमल की कहानी। कमल इज़ कांताज नेबर। कमल कौन है भाई, कांता के नेबर हैं। ही इज़ अ डेली वेज लेबर। डेली वेज लेबर कौन होता है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। मतलब आज आप गए, आपको काम मिला, चलो आपने आप 500 रुपये कमा के आप शाम को घर आ गए, लेकिन कल काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मजदूर वगैरह बैठे होते हैं ना, देखा होगा आपने, डेली वेज के लेबर हैं। इन अ नियर बाई ग्रॉसरी शॉप में वो काम करते हैं। ठीक है, ग्रॉसरी शॉप में वो काम करते हैं। कौन, कमल। कौन है ये कमल, कांता के नेबर हैं। कैसे काम करते हैं, डेली वेज लेबर है, मतलब आज गए, आज का पैसा मिला, फिर कल जाएंगे तो कल का पैसा मिलेगा। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग। सुबह 7:30 बजे ये दुकान पे जाते हैं। वर्क स्टिल 8 PM। 8 बजे तक ये काम करते हैं। इन द इवनिंग ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस। उनको अलग से कोई पैसा नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, उनके वेजेस के अलावा, उसके अलावा उनको कहीं और पैसा नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। इनको उस दिन का पैसा नहीं मिलता जिस दिन ये काम नहीं करते। जैसे कि जो नौकरी पेशा होते हैं उनको तो जो परमानेंट, जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको तो संडे वगैरह का और कई बार तो सैटरडे का भी छुट्टी मिलता है और पैसा भी मिलता है उसका, लेकिन इन्हें नहीं मिलता। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव्स और पेड हॉलीडेज। ना तो उनके पास कोई छुट्टी होती है, ना ही पेड हॉलीडेज होते हैं। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर। और कोई भी उनको ऐसा फॉर्मल लेटर उनकी नौकरी पर रखते टाइम उन्हें नहीं दिया जाता दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन दिस शॉप, कि भाई उनको शॉप पर रखा गया, ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर उनको नहीं दिया जाता। ठीक है, और ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो उनको जॉब पे रखता है, राइट। तो एम्प्लॉयर का तो जब भी मतलब मन हो गया, एम्प्लॉयर को अच्छा नहीं लग रहा काम, तो बोल देगा कि ठीक है
या फिर मतलब कल से मत आना, या फिर मान लो एम्प्लॉयर को लग रहा है कि इस महीने मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है इसको पैसे देने की, तो बोल देगा कि भाई मत आना, ठीक है, इस महीने अगले महीने से आ जाना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, डू यू सी द डिफरेंसेस, क्या आपने देखा भाई डिफरेंसेस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल, क्या आपने देखा भाई कितना अंतर है कांता और कमल के कामों में। कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो कांता जो है वो क्या काम करती है भाई, और कांता जो कहाँ काम करती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पेड हॉलीडेज होते हैं, है ना, तनख्वाह टाइम पर मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या करता है भाई, कवर करता है दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस को ऑफ वर्क जहाँ पर क्या होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मतलब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रेगुलर होती हैं कि जो रूल्स बन के उनको फॉलो करना है। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, कि भाई आपको अगर नौकरी लग गई तो आपको आराम से आप काम करते रहिए, आपकी नौकरी ऐसा नहीं कि आज ही बॉस बुलाएगा आपको बोलेगा कल से नहीं आना, ऐसा नहीं होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स, और उन कंपनीज को अपने रूल को फॉलो भी करना पड़ता है, जो भी रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, ये बहुत ज़्यादा कानून वगैरह में लिखी होती है ना, सच एज दी फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या रहता है कि मिनिमम आपको इतना पैसा तो देना ही है, इससे कम आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये भी एक्ट है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इट इज़ कॉल्ड, ऐसे क्या कहा जाता है भाई, ऑर्गेनाइज। इसको ऑर्गेनाइज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड क्या है प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसकी क्या है कि फॉर्मल प्रोसेस हैं पूरे प्रॉपर, और प्रोसीजर्स हैं, मतलब सब काम तरीके से होगा, पूरा कानूनी रूप से होगा, ठीक है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि मतलब कोई उनको नौकरी पे नहीं रख रहा, वो अपना ही काम करते हैं। दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन ऐसा होता है कि वो किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर रहा है, वो खुद अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी रजिस्टर तो कराना पड़ता है और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना पड़ता है। वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी सिक्योर रहता है, एकदम से ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आज बुलाया निकाल दिया नौकरी से, या नहीं दे रहे तनख्वाह, या नहीं दे रहे ग्रेजुएटी, मतलब ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर रूल्स पे सब कुछ सही से चलता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके कुछ फिक्स घंटे होते हैं, कि मान लीजिए आपको 8 घंटे काम करना है तो आपको 8 ही घंटे काम करना है, ये नहीं कि आपको कोई भी 12 घंटे बैठा देगा काम करने के लिए। इफ़ दे वर्क मोर, मान लीजिए कि काम ज़्यादा और आपको ज़्यादा काम करवाया भी जा रहा है अगर, तो इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम, तो उनको ओवर टाइम भी देना पड़ता है कंपनी को या जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं बाय द एम्प्लॉयर, राइट। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उनको अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, तो ये बेनिफिट्स क्या हैं, दे गेट पेड लीव्स, पेड लीव्स मीन्स जैसे संडे सैटरडे की जो छुट्टियाँ मिलती हैं या फेस्टिवल्स पे मिलती हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। दे ऑल्सो सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, इनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर कि फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए वहाँ पे, कानून ये भी कहता है कि अगर लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन में है कि क्या फैसिलिटीज़ दी जाए, कि ड्रिंकिंग वाटर मिले, ठीक है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, तो ऐसा नहीं हो कि मशीनें इतनी ख़राब हो कि कोई मतलब कि कुछ भी दुर्घटना हो जाए उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर हो काम करने वाला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला, दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। गवर्नमेंट में देखा है ना कि भाई पेंशन मिलती है, तो उससे क्या होता है कि भाई बुढ़ापा जो है आपको उसमें कमाने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से उससे अपना जीवन चला सकते हो। इन कंट्रास्ट अगर हम बात करते हैं, विरोधाभासी बात कह सकते हैं, इससे उल्टा क्या है, कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो जो कमल काम करता है वो कहाँ करता है भाई, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में करता है। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटी मोटी किसी फैक्ट्री में काम कर लिया कहीं पे भी, ठीक है, तो उधर फैली हुई यूनिट्स पे काम कर लिया, वेयर विच आर लार्जली आउटसाइड, बाहर की तरफ ही रहती हैं, एंड कंट्रोल किससे आउटसाइड रहती हैं भाई, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट से आउटसाइड रहती हैं, मतलब उनका ना कंट्रोल गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता नहीं उन पर। तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो देखो सबके लिए हैं, पर ये जो छोटे मोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले होते हैं ना, छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई हैं घरों के अंदर लगी हुई हैं, पता नहीं चलता इतना, तो गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं रहता है इन पर, तो लोग रूल्स को भी इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते। जॉब्स हेयर आर
लो पेड, तो क्या होता है कि यहाँ पर ना लो पेड जॉब्स होती हैं, मतलब बड़ा कम पैसा मिलता है लोगों को, फिर भी उसमें काम करना पड़ता है। एंड ऑफर नॉट रेगुलर, मतलब आपका काम है तो आपको बुला लिया, नहीं काम है तो नहीं बुलाया। जैसे कई जगह आपने देखा होगा पापड़ वापड़ बना रहे हैं गाँव में, इधर उधर छोटी मोटी फैक्ट्री लगी हुई है, स्वेटर बुनने का काम हो रहा है, तो अब आप ठीक है काम आ रहा है, सीज़न है तो बुला लिया, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बुलाया। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का भी प्रोविजन नहीं होता कई बार, है ना। ऐसा होता है ना कि 4 घंटे का हमारे काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर और 2 घंटे रुक जाइए, पर उसका अलग से पैसा नहीं देते। पेड लीव्स का कोई प्रोविजन नहीं है, हॉलीडेज़ का प्रोविजन नहीं है। आप अपने आंसर में डाल सकते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी तो होता है, ठीक है। लीव्स ड्यू टू सिकनेस, अगर किसी ने ले भी लिया तो उसको भी पैसे काट लेते हैं। अच्छा बीमार हुए छुट्टी ले भी रहे हो तो ठीक है, उसके पैसे कट जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट श्योर, मन किया मालिक का तो ठीक है, नहीं किया तो तुमको निकाल देंगे। तो पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, मतलब क्या आ जा सकते कल से नौकरी में मत आना, नहीं है मालिक का मन बताने का रीज़न, ठीक है तो नहीं बताएगा। वन देयर इज़ लेस वर्क, जब काम कम होता है ना, सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स, कुछ कुछ सीज़न होते हैं, तो मान लीजिए उस सीज़न में काम नहीं है तो मालिक आपको मना भी कर सकता है, ठीक है। सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, तो कुछ लोगों से कहा जा सकता है कि भाई इस काम का सीज़न तो है नहीं तो आप छोड़ दो अभी ये काम मत आओ यहाँ पर। सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, भैया मालिक की मर्जी पर है, ठीक है, बहुत कुछ तो डिपेंड करता है। जो दिस सेक्टर इंक्लूड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, इस सेक्टर में होते हैं बहुत सारे लोग हु आर एम्प्लॉयड, जिनको नौकरी दी जाती है ऑन देयर ओन, अच्छा हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन, ठीक है। इस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो लोग भी आते हैं जो कि खुद का धंधा करते हैं, खुद का काम धंधा करते हैं, जैसे स्मॉल जॉब्स करते हैं, जैसे कि वो सेल कर रहे हैं स्ट्रीट पर, होता है ना सब्जी वाले भैया, गोलगप्पे वाले भैया, है ना, फल वाले भैया, तो ये जितने भी तो हमारे भैया हैं ना, ये सेल करते हैं स्ट्रीट पर। और जैसे ये रिपेयर करते हैं, कुछ लोग जूते वगैरह रिपेयर कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करते हैं। तो छोटे छोटे दर्जी आपने देखा होगा सड़क पे बैठे होते हैं, कपड़े रिपेयर करते हैं। ये सारे जो काम है ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काम है, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जाते ज़्यादा, और यहाँ छुट्टी हो गई तो भाई पैसे भी नहीं मिलने वाले। सिमिलरली फार्मर वर्क करता है ऑन देयर ओन, किसान का काम भी तो अपना ही, वो अपने अंडर में काम नहीं करता और हायर कर लेता है लेबरर्स को, या एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, तो जब भी फार्मर को ज़रूरत होती है ज़्यादा लोगों के अपने खेत पे काम करने के लिए, तो वो लोगों को भी हायर कर लेता है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो भाई क्या करा जाए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब इनकी ना मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा सके एक तरीके से। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो जो जॉब्स है ना उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे सब लगे हुए ना सरकारी नौकरी मिल जाए बस किसी तरीके से, क्यों सरकारी नौकरी में इसलिए सबको लगता है क्योंकि एक तो पेंशन का प्रोविज़न होता है ना, रिटायर हो जाओगे तो भी आपको एक सैलरी आएगी। दूसरा प्रोविज़न होता है कि एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें आपको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कल से मत आना, ठीक है। तो तीसरी बात होती है कि आपको पेड लीव्स बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि संडे हो गया या सैटरडे हो गया, फेस्टिवल्स का हो गया, तो उसमें आपके पैसे नहीं कटते। आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर कोई बीमार है तो फिर गवर्नमेंट इलाज कराने के भी पैसे देती है, बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लो, लेकिन क्या हो रहा है नौकरियां तो बहुत ही कम होती हैं। ये जो एक्सपेंड हो रहा है ये सेक्टर ऑर्गेनाइज वाला, ये तो बहुत धीमे धीमे हो रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एकदम से नौकरियां हैं नहीं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अच्छा ऐसा भी देखा जा रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अपने काम करवाते हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवेट टैक्सेस, तो कई बार अच्छा आपने देखा होगा, पहले मैं बता देती हूँ आपको, आपने देखा है कि कभी कभी क्या होता है स्कूल्स में परमानेंट टीचर की जगह टेम्परेरी टीचर रख लेते हैं। टेम्परेरी टीचर क्यों रखें, क्योंकि परमानेंट रखेंगे अगर टीचर तो क्या होगा सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह उसको रखना पड़ेगा। एक टेम्परेरी टीचर रखोगे तो क्या होगा, इवेट कर सकते हो आप टैक्सेस को, रिफ्यूज़ कर सकते हो टू फॉलो लॉ एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो लेबरर्स, है ना, तो कम पैसों में काम कर लेंगे और उनको ज़्यादा कुछ छुट्टियों वुट्टियों का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब इस तरह से वो बचत करते हैं। अब देखो सरकारी में भी कितनी बार आप देखना कई जगह क्या होता है, अब स्कूल में जाके देखो किसी, तो क्या करेंगे स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में बहुत होता है ये कि परमानेंट टीचर की जगह ऐसे टेम्परेरी टीचर रख लिया, तो परमानेंट टीचर को तो देना पड़ता है अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट, और जो टेम्परेरी टीचर होता है बेचारा विलिंगली काम भी कर रहा है, उसको पैसे भी कम मिल रहे हैं, काम भी ज़्यादा करवाते हैं, तरीके से फ़ायदा उठाते हैं इस तरीके से। तो ऐसा क्यों किया जाता है, दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज़, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ वो क्यों अपनाते हैं, टू इवेड टैक्सेस, जिससे कि वो टैक्स को बचा सकें, रिफ्यूज़ कर सकें, क्या फिर भाई वो
फॉलो लॉज, तो लॉज उनको फॉलो नहीं करने पड़े, और प्रोटेक्ट कर सकें अपनी लेबरर्स, मतलब एक तरीके से अपने लेबरर्स को प्रोटेक्ट कर सकें एज अ, मतलब जो पैसा वो देते हैं। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है ना, कितना टफ हो चुका है, तो लोग कहाँ जा भाग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। प्राइवेट में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने के लिए मजबूरी हो गई उनकी, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि विच पे वेरी लो सैलरी, फिर वहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके लोगों को काम करना पड़ता है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ही तो है, 8 घंटे की सैलरी तो 12 घंटे काम कराओ, तो ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन ही है। नॉट पेड अ फेयर वेजेस, जितना उनको मिलना चाहिए उतना फेयर वेज, उतना पैसा, ठीक है, उनको नहीं दिया जाता। देयर अर्निंग आर लो, उनका जो कमाई होता है बहुत कम होता है। एंड नॉट रेगुलर भी नहीं होता, टेम्परेरी टीचर को जिस दिन चाहे उस दिन हटा दो। द जॉब्स आर नॉट सिक्योर, उनकी जो जॉब्स होती हैं वो सिक्योर नहीं होती है ना, हैव नो अदर बेनिफिट्स। उसके अलावा जो इतने सारे बेनिफिट सरकार देती है वो भी जो लॉज में लिखे हुए हैं वो भी उन टेम्परेरी लोगों को नहीं दिए जाते। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. अब 1990 से अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वो अपनी जॉब्स को खो रहे हैं। ठीक है, these workers are forced to take up jobs in the unorganized sector विद लो अर्निंग। तो अब अगर ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब खो रहे हैं तो क्या हो गया, मजबूरी हो गई कि फिर उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, और जहाँ पर पैसा भी उन्हें कम मिल रहा है। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection. तो भाई ज़रूरत केवल इस बात की ही नहीं है कि और नौकरियाँ क्रिएट की जाएं, बस ज़रूरत इस बात की भी है कि उस नौकरी में प्रोटेक्शन भी तो हो, है ना। एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर्स को सपोर्ट भी मिलना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। हु आर दिस वल्नरेबल पीपल, ये बेचारे लोग हैं कौन जिनको हमें सपोर्ट करना है, हु नीड प्रोटेक्शन। तो इन द रूरल एरियाज, अगर हम देखें ग्रामीण इलाके में, बिल्कुल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं ये, है ना। मतलब ऐसे बेचारे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ठीक है, और बस जाके किसी की ज़मीन पे थोड़ा बहुत काम करो और पैसे ले लेते हैं, मजदूरी करते हैं जैसे कह सकते हैं ना। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे जो किसान होते हैं ना वो होते हैं। और शेयर क्रीपर्स होते हैं, जो कि शेयर क्रीपर्स कौन होते हैं बच्चे, जो कि भागीदारी में खेती करते हैं ना, ठीक है, बट्टेदार जिनको बोलते हैं, तो भागीदारी में खेती करने वाले भी होते हैं। और आर्टिशंस होते हैं, जैसे वीवर्स हो गए या ब्लैक स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर बड़ा ही हो गया, गोल्ड स्मिथ सुनार हो गया, तो ये लोग जो होते हैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इनका। तो नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी में आती है। लगभग 80% रूरल मतलब गाँव में रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी में चली जाती है। ये जो दीज फार्मर्स हैं, ये जो किसान हैं ना, नीड टू बी सपोर्टेड, भाई इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी इनको दी जानी चाहिए, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स होनी चाहिए इनके लिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेडिट की व्यवस्था, उधार मतलब इनको पैसा मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटी हो, फसल उग जाए तो इनकी स्टोर हो पाए अच्छे से, और मार्केटिंग आउटलेट चाहिए बेच सकें उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन दी अर्बन एरियाज़, अगर हम शहरों की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ, आपको आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए कि रूरल में कौन कौन होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, और अर्बन में कौन कौन से होते हैं। तो अर्बन में कौन से हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आपने देखा वो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि कहीं कहीं अंदर गली कूचों में कहीं पे भी लगी हुई हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं इन कंस्ट्रक्शन के, मजदूर वगैरह जो होते हैं, ट्रेड व्यापार या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह एट्सेट्रा इसमें लगे होते हैं। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं, वो जो सब्जी ले लो सब्जी, आलू ले लो आलू वाले भैया जी होते हैं ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं हमारे। और हेड लोड कुली जो होता है, हेड लोड वर्कर्स वो होते हैं। गारमेंट मेकर, सब कपड़े बनाने वाले जो हो गए, रैक पिकर्स कूड़ा उठाने वाले हो गए, एट्सेट्रा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, इन लोगों को भी तो गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है ना, किसके चाहिए, फॉर प्रिक्योरिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इन लोगों को भी जो है इस सब की ज़रूरत होती है। प्रिक्योरिंग का मतलब होता है खरीद, ठीक है, रॉ मटेरियल के खरीद के लिए।
एंड चलो आगे देखते हैं भाई, द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल और अर्बन एरियाज, भाई दोनों को ही सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आपको पता चल गया रूरल एरियाज़ में कौन होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, और अर्बन एरियाज़ में कौन होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। वी ऑल्सो फाइंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फाइंड देमसेल्व्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई देखो हमें पता है, मतलब स्पष्ट है ये तो, है ना। हमें ये भी मिलते हैं ऐसे लोग कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जो है शेड्यूल कास्ट की या फिर ट्राइब्स की, ये सब बैकवर्ड कम्युनिटी की, ये फाइंड देमसेल्फ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम करते होते हैं ज़्यादातर। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, देयर वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, देखो एक तो इनके साथ ना ये हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इनके साथ ना मतलब पैसे ही कम मिल रहे हैं। दूसरी बात, भेदभाव भी होता है ना। इंडिया में तो आज भी होता है ना, जात पात के आधार पर, है ना, और आप किस रीज़न के हो उसके आधार पर, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर भेदभाव भी होता है। तो दो तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं ये लोग। प्रोटेक्शन और सपोर्ट चाहिए इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को, दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर सुविधाएं मिलेंगी तो इनको सही से पैसे मिलने चाहिए उस काम के, और सोशल क्या कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, जब फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, मैनी वंस रेगुलर वर्कर्स आर फाउंड सेलिंग गुड्स, तो बेचारे क्या करते हैं, सड़क पे कुछ सामान छोटा मोटा लेके बेचने लगते हैं, और पुशिंग अ कार्ट, रिक्शा विक्शा चला ली और डूइंग सम ऑड जॉब्स कर ली, बस कुछ भी इधर उधर की छोटी मोटी नौकरियाँ कर लेते हैं, बस जो भी उनको लगता है कि भाई चलो हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो लेट अस रिकॉल, तो अपने आप रिकॉल कीजिएगा, आगे चलते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ owns assets and is responsible for the delivery of services। अब एसेट किसका है, तुम्हारा है, मतलब अब किसी एक बंदे का है, किसी का पर्सनल है, या फिर गवर्नमेंट का है, उसके बेसिस पे हम इसको बांटेंगे, ठीक है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दो सेक्टर होते हैं, ठीक है, कि एसेट किसका है उसके आधार पर। जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं और सरकारी स्कूल्स होते हैं, सॉरी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। पब्लिक तो कोई गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल्स हो गए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जिसका मालिक जो कोई पर्सनल बंदा होता है, ऐसे सरकार उसकी मालिक नहीं होती है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ से, इन द पब्लिक सेक्टर क्या होता है भाई, इसको मार्क कर लेना, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स और प्रोवाइड करती है ऑल द सर्विसेज। एसेट ज़्यादातर गवर्नमेंट का होता है और वही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। अगर हम बात करें इन द प्राइवेट सेक्टर, तो ओनरशिप ऑफ द एसेट किसकी होती है, एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन दी हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनीज़ के हाथ में होती हैं। प्राइवेट लोगों के स्कूल्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग मालिक होते हैं या फिर एक बंदा ही मालिक होता है। अब आ जाओ रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, वो तो एग्जाम्पल है हमारे पब्लिक सेक्टर के, सरकारी होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। वेरस कंपनी, जैसे कि हम टाटा आयरन की बात कर रहे हैं, स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, पूरा डिस्को है जो, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है मुकेश अंबानी जी की जो है, ये क्या है, प्राइवेटली ओन्ड, मतलब इसका मालिक जो है वो सरकार ना होके मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय दी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। भाई जो प्राइवेट वाले हैं उनका मेन तो दिमाग में क्या ही रहता है, क्या क्यों खोल रहे हैं वो कंपनी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा सकें उससे, ठीक है। तो मेन तो मोटिव उनका क्या होता है भाई, पैसा कमाना उनका मेन मोटिव होता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी, इस तरह की सर्विसेज पाने के लिए हमें कई बार क्या करना पड़ता है भाई, पैसे भी भरने पड़ते हैं टू दीज इंडिविजुअल्स को, कंपनी के ना, क्योंकि प्राइवेट है, गवर्नमेंट वाले रूल तो चलते नहीं ज़्यादा। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन यहीं अगर हम डिफरेंस देखें तो पब्लिक सेक्टर वालों में सिर्फ पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, गवर्नमेंट रेज करती है मनी थ्रू टैक्सेस। अब तो फिर गवर्नमेंट चलाती कैसे हैं अपनी कंपनियों को, इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी चीज़ को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेज करती है मनी, कहाँ से लाती है भाई, टैक्सेस के थ्रू लाती है, या अदर वेज जो कि उनके खर्चे जिस तरह से पूरे हो जाते हैं, द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, ठीक है, जो भी सर्विसेज से पैसा आता है उससे वो पैसे लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट का एक स्कूल है, तरफ से टैक्सेस से आ रहा है, फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो छोटी मोटी जो फीस होती है उससे भी पैसे आ जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, तो गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ पे मतलब पैसा लगा ही क्यों रही है। देर आर सेवरल थिंग्स, चलो पता करते हैं भाई। देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, बट विच द प्राइवेट सेक्टर नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर तो नहीं पहुँचाएगा रीजनेबल कॉस्ट पर, समझाऊंगी अभी आगे, चलो फिर समझ में आएगी ये वाली पॉइंट, वाई, क्यों। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। बट देखो
मान लो कि सड़कें बननी है, ठीक है, बहुत सारी सड़कें बननी है। अब प्राइवेट वाला जो है वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा सड़कें बनाने के लिए? गवर्नमेंट क्या करेगी? टोल टैक्स वगैरह लगा लेगी, टैक्स के पैसे होते हैं उसके पास, तो वो तो बना लेगी। तो इतना सारा पैसा तो प्राइवेट वाला क्यों ऐसा करेगा? ठीक है, वो क्यों करेगा? ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हु यूज़ दीज फैसिलिटीज इज़ नॉट ईजी। कोई प्राइवेट वाला आदमी बोले ठीक है मैं इस एरिया की सारी सड़कें बनाऊंगा, तो उसके लिए ना बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ लोग बोलेंगे पैसे दे देंगे हम, कुछ बोलेंगे हम पैसे नहीं देंगे, तो जो नहीं देंगे उनसे निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना प्राइवेट वाले के लिए। गवर्नमेंट का क्या, वो तो रूल्स हैं तो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में ही आती हैं चीज़ें। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट ऑफ फॉर देयर यूज़, ठीक है। अब एग्जांपल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवे हो गए, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स वगैरह हो गए। तो सारे खर्चे ये सब कौन बनवाता है? ये गवर्नमेंट बनवाती है। पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस से पैसा आ रहा है। प्राइवेट वाला क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो जाके पैसा नहीं जनरेट कर सकता लोगों से, ठीक है। दस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग और इश्योर करती है दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि मान लीजिए गरीब आदमी टैक्स नहीं देता तो उसको नहीं मिलेगी, नहीं। गवर्नमेंट देख लेती है कि भाई कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, इसीलिए कुछ रूल्स बनाए कि इतना कमाते हो तो ही टैक्स देना है, इससे कम कमाते हो तो टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ दी कॉस्ट, गवर्नमेंट बियर करती है कुछ कॉस्ट को। इन दिस वे, इस तरह से तो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, राइट। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके लिए क्या होता है गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, गवर्नमेंट को तो इन पर स्पेंड करना ही चाहिए। कौन सी वो चीज़ें हैं भाई? प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। भाई सबको गवर्नमेंट का काम तो यही है कि सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ दिलवाए, सबको एजुकेशन की व्यवस्था करे। वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया सम ऑफ दीज इश्यूज़ को ऑफ इन दिस चैप्टर में, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, कि भाई ये सब तो होना ही चाहिए भाई, प्रॉपर स्कूल होने चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, स्टार्टिंग वाली एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है कि कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हो जो लोग पैसे नहीं दे सकते। इंडिया साइज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब लिटरेट भी नहीं, इलिटरेट अनपढ़ लोगों की जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। सिमिलरली हम जानते हैं दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर मैल न्यूट्रिशन, तो मतलब उनको ना न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता, बेचारे भूखमरी से तो मर रहे हैं हमारे यहाँ इतने सारे लोग, है ना। तो न्यूट्रिशन तो कहाँ ही मिल रहा होगा। एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, कुछ जो चौथाई लोग हैं इनमें से वो तो क्या है भाई, बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि भाई 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि उड़ीसा में लगभग 40 मर जाते हैं, मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर अंदर 48 मर जाते हैं, ये भी हायर है देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन जो भी वर्ल्ड के हैं। जैसे गरीब देश जो इतने सारे हैं ना, उसमें से इंडिया में तब भी बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, मतलब देश तो और भी हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं पर बच्चे हमारे ज़्यादा मर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाले की बात करें हम। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट को ना ध्यान देना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी, जैसे कि अवेलेबिलिटी हो लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए घर होना चाहिए, उनके लिए फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की क्या ड्यूटी और है? टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो भाई गरीब जो रीजन है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या जो इग्नोर्ड रीजन्स हैं एक तरीके से जगहें हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेंड करके काफ़ी पैसा मतलब पैसा वैसा लगाएं तो इस तरह से ध्यान दिया जा सकता है। चलो लगभग हमारा एंड ही होने वाला है। ओके फिनिश हो गया चैप्टर यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।